FM लाइफलाइन। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र साहू, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहू की स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, जिसके लिए अभी हाल ही में इन्हें एक विशेष पुरस्कार भी मिला है देश भर में। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत, और हमें बताइए उस पुरस्कार के बारे में और उस खोज के बारे में जिस वजह से आपको वो पुरस्कार मिला। धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया मेमोरियल अवार्ड इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा प्रदान किया गया था। डॉक्टर अशोक पनगड़िया पीजीआई चंडीगढ़ के डीएम एलुमनाई थे, एडल्ट न्यूरोलॉजी विभाग के, तो उनकी मेमोरी में ये अवार्ड शुरू किया गया था फॉर यंग न्यूरो साइंटिस्ट। ये बच्चों में जो मिर्गी होती है, खासतौर पे इन्फेंट्स में, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में जिसका ऑनसेट होता है, इसे इन्फेंटाइल स्पाजम्स कहते हैं। इसमें शोध कार्य के लिए ये अवार्ड मिला था। इसमें हम लोगों ने साउथ एशिया वेस्ट सिंड्रोम रिसर्च ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलकर काफी काम किया है, और पीजीआई में भी काफी काम किया है, जिसमें ये देखा है जो साउथ एशिया में जो ये कंडीशन होती है उसमें क्या कारण है, ये दूसरी कंट्रीज से क्यों अलग है, और इसमें क्या हम ऐसा कुछ अलग कर सकते हैं जिससे इनका बेहतर आउटकम हो सकता है। डॉक्टर साहू, आकाशवाणी परिवार की ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में और भी पुरस्कार आपकी गोद में आए और आप समाज के लिए इसी तरह सेवा करते रहें। मेरा सबसे पहला सवाल, आपने जिक्र किया इन्फेंटाइल स्पैज़म्स का। ये हमें बताइए कि ये क्या होते हैं, बच्चों में किस तरह के स्पैज़म्स होते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है इन्फेंटाइल स्पाजम्स। जैसे नाम है, इन्फेंटाइल मीन्स ये अधिकतर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, और जैसे दूसरा वर्ड है स्पाजम्स मीन्स में बच्चों में ऐंठन जैसे लक्षण होते हैं। इसे नॉर्मल लोकचाल भाषा में चमकी आना भी कहते हैं बच्चों में। एक बेबी जो इन्फेंट की एज में है, उसमें यदि बार बार ग्रुप में चमकी जैसे लक्षण आते हैं, और खासतौर पर ये सो के जब बेबी उठता है तब होता है, और अधिकतर उन बच्चों में जो किसी कारण से डेवलपमेंट में पीछे चल रहे हैं, तो इसमें केयरफुल होना होता है कि उसको कहीं ये मिर्गी के दौरे तो नहीं हो रहे हैं। ये एक पिक्यूलियर मिर्गी के दौरे हैं जो इसी उम्र में होते हैं। बड़े मनुष्यों में जो दौरे होते हैं उनसे एकदम अलग हैं देखने में, और कई बार ये ऐसा लगता है कि ये जैसे बच्चे को पेट में कुछ पीड़ा हो रही है या पेन हो रहा है, उसकी वजह से वो ऐसे स्पाजम कर रहा है। तो इसलिए इसके पोस्चर की वजह से स्पाजम्स वर्ड नाम दिया गया है, पर ये एक तरह का मिर्गी का दौरा है। हमारे पास करीब साल में 90 से 100 मरीज इस बीमारी के आते हैं, और इसमें इलाज बिल्कुल अलग होता है जो अदर एपिलेप्सी कंडीशंस में किया जाता है। इसमें हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं अधिकतर केस में, और इसमें यदि सही इलाज मिलता है तो 2 हफ्ते में ये दौरे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए इसमें अर्ली रिकॉग्निशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेहतर यह है कि 2 हफ्ते के अंदर यदि हम इलाज शुरू कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आने का संभावना होता है। पर जो हम लोगों ने देखा है कि हमारी कंट्री स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी हम लोगों ने पीजीआई पर देखा है कि जितने भी केसेस आते हैं, अधिकतर केस में जो मीन ड्यूरेशन होता है डायग्नोसिस होने का, वो 2 से 3 महीने करीब होता है। तो ये मेजरली अफेक्ट करता है, और ये केवल मॉडिफाई किया जा सकता है यदि पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करें, डॉक्टर्स जो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आते हैं, पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर हैं, वो रिकॉग्नाइज करें और इसको टाइमली रिफर करें। हर कोई चमकी इन्फेंटाइल स्पाजम्स नहीं होता। जैसे नॉर्मल स्वाभाविक है कि नींद में हल्का सा बच्चा कभी कभी चौंक जाता है, परंतु यदि ये सो के उठ के बार बार ऐसे ग्रुप में आना और ऐसा उसके साथ बच्चे का विकास रुक जाना, यदि ऐसी समस्या है तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए और डॉक्टर के पास कम्युनिकेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। आइए उनका प्रश्न इस कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। कपिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सोलन से बोल रहा हूँ। जी कपिल जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र साहू। अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न था कि मेरा बेटा है 12 साल का, तो उनको मतलब बड़ी जल्दी हाइपर हो जाता है, किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी गुस्सा करता है। मतलब उसे कुछ भी कह दो तो वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। उसका कुछ ये उससे रिलेटेड है या उसको समझाने में हमें दिक्कत है, पता नहीं, बट बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, खास तौर पे एडोलेसेंट एज में, कि ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। इसका अदरवाइज पहले हमें ये देखना होता है कि बच्चे का कारण क्या है कि जिसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम है। कई बच्चों को स्कूल में परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही होती है,
तो इसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब वो स्कूल में हायर क्लासेस में उतना कोप नहीं कर पाते तो ये सब कई बार लक्षण देखने को मिलता है, और कई बार फैमिली का बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर होता है। तो ये सब कारण तो नहीं है, कई बार वो पीयर्स का भी काफी प्रेशर होता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशंस में यदि ये प्रॉब्लम बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, मीन्स उसकी डेली दिनचर्या को अफेक्ट कर रही है, स्कूल में परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही है, तो इसको प्रॉपर्ली चेक कराना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियंस को पहले कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले कॉमन कंडीशंस भी होती हैं, जैसे बच्चे में यदि किसी वजह से खून में कमी है, फटीग रहता है, थकान रहता है, तो उस सब की वजह से भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुछ ट्रीटेबल कारण भी होते हैं कि उसको कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, और जो एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए तो एक पीडियाट्रिशियन से आप दिखाना शुरू कर सकते हैं, ताकि उसके बाद कॉमन चीजें रूल आउट करें। तो उसके बाद सेकंड लेवल पे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जा सकता है। तो कपिल जी, बहुत जरूरी है आप एक बच्चों के विशेषज्ञ किसी पीडियाट्रिशियन से मिलिए, उसके बाद फिर कुछ टेस्टों के बाद पता चलेगा कि बच्चे को क्या हो सकता है, तो फिर उसका इलाज भी संभव। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे इन्फेंटाइल स्पैज़म्स की, और आपने कहा कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि एकदम बच्चे का इकट्ठा होना और सुबह उठते ही एक चमकी सी आना, उस तरह का। लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि अर्ली रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है इसके इलाज के लिए। तो एक बच्चा किस तरह माँ बाप उसको पहचानेंगे कि क्या ये एक स्पैज़म है कि एक स्वाभाविक सा नेचुरल एक रिएक्शन है उठने पर? ये बहुत सही प्रश्न है आपका। जो एक तो नॉर्मल ऐंठन भी हो सकती है, वो कई कारणों से होती है, बच्चे में रोते रोते भी हो सकता है, परंतु यदि ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है और ये हमेशा एक ही पैटर्न में दिख रहा है, जब ये ऐंठन होती है उस समय बच्चा आपको लगता है कि बिल्कुल रिस्पांस जीरो हो गया उसका उस कुछ सेकंड्स के लिए, सो वो चीजें बॉदर करती है। स्पेशली इंपॉर्टेंट है यदि बच्चा डेवलपमेंट उसके साथ और स्लो हो गया है ऐंठन वाले एपिसोड शुरू होने के साथ, तो ये डेवलपमेंट स्लोइंग होना बहुत अलर्ट करता है कि ये कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। आज के जमाने में तो बहुत इजी हो गया है कि यदि कोई भी एपिसोड्स होते हैं, यदि किसी को डाउट लगता है तो वो उसको अपना स्मार्टफोन से वीडियो बना सकते हैं और डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है और उसकी वजह से बच्चे को डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में बिल्कुल तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा डेवलपमेंट स्लो होना, एक बहुत छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमने उसको डायग्नोज करना है, तो उस इतने छोटे पीरियड में डेवलपमेंट तो सामने हम देख नहीं पाते। तो क्या ये जो सिम्टम है हर बार उसके उठने पर होता है कि कभी कभी होता है? जी, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। जो अधिकतर केस में बहुत ही ये नॉर्मलता एज ऑफ ऑनसेट जो है इसका, वो 2 मंथ से 24 मंथ्स के बीच है। जो कॉमन एज होती है वो अराउंड 7 से 8 महीने के बीच होती है। पर कई बार बच्चों में क्या होता है कि मेजर बर्थ के समय प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड शुगर की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रेन को डैमेज होता है। उन सब केसेस में ये बहुत अर्ली भी हो सकता है। तो ऐसे केस पहले से डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं। तो आमतौर पर हम ये पीडियाट्रिशियंस को एडवाइस करते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से फैमिलीज को, जब वो बेबी बॉर्न होता है और डिस्चार्ज करते हैं, तो फैमिलीज को ऐसी वीडियो दिखाएं कि इस तरह के यदि फिट्स होते हैं तो दे शुड बी अवेयर। सेकंड, जब वो इम्यूनाइजेशन विजिट्स पे आते हैं तो डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो खुद प्रोएक्टिवली पूछें फैमिली से किस तरह के एपिसोड्स तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये बड़ा मिस होता है कि डॉक्टर्स भी इम्यूनाइजेशन विजिट्स के दौरान नहीं पूछते और फैमिलीज को भी लगता है कि नॉर्मल बच्चे का स्वभाव है कि वो जैसे जर्क कर रहा है, और इसमें ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। सो नॉर्मली जब ये अधिकतर जो केस देखते हैं हम, जो 6 से 8 महीने के बीच देखते हैं, जिसमें बच्चा पहले गेन कर चुका होता है गर्दन संभालना, बातों पे स्माइल करना, आई कांटेक्ट करना, वो लूज करना शुरू कर देता है ये झटकों के साथ, कि अब वो बिल्कुल अपने में खोया रहता है, अब और कुछ लर्न नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं देता है। सो इसे डेवलपमेंट स्लोइंग हम बोल देते हैं। सो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर कहीं भी किसी को शक लगे तो एक वो वीडियो बना सकता है। आजकल वीडियो बनाना बहुत आसान है, वीडियो बना सकता है और जब डॉक्टर के पास जाएं तो उस वीडियो को दिखाया जा सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब ऐसा एक बच्चा आपके पास आता है, आप उसका इलाज किस तरह करते हैं? इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चे को जो इवेंट्स हो रही हैं वो किस तरह की इवेंट्स हैं, वो वीडियो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो हमारे लिए भी देख पाना, और उसके बेसिस पे 90% केसेस में तो नियरली अच्छा सा वीडियो यदि बनाया गया है तो उसी से क्लियर हो जाता है। इसमें वीडियो बनाते समय जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी बॉडी कवर हो रही हो। बच्चे को जब ये ऐसे एपिसोड्स हो तो उसे नॉर्मली लिटा दें और उसका प्रॉपरली पूरा वीडियो बना लें। और कुछ केसेस में जो डाउट होता है तो उस केस में, क्योंकि कई नॉर्मल कंडीशंस भी होती हैं जो स्पाजम्स जैसी हो सकती हैं, कई और कारण होते हैं ऐसे चमकी आने के बच्चों में, तो उन केस में क्या होता है कि हम बच्चे के सिर पर ईईजी जांच होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जांच बोलते हैं, जिसमें बच्चे के सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। ये ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वो पहचान लेते हैं
और इससे जैसे हम ईसीजी लगाते हैं हार्ट के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऐसे बच्चे के सिर पे ईजी सिग्नल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इसमें जब हम देखते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज्ड बताता है कि ब्रेन एक्टिविटी कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है, तो ये मिर्गी के दौरे जैसे लक्षण है। और यदि वो बिल्कुल नॉर्मल है, और कई बार हम ये भी करते हैं, हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि जब ये एपिसोड्स होते हैं तो उस समय ईजी में सिग्नल चेंजेस क्या होते हैं, तो मुश्किल वाले केस में हम उसकी भी हेल्प लेते हैं कि जो ये इवेंट्स हो रही हैं उस समय ईजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, तो इनके बेसिस पे हम ये डायग्नोसिस करते हैं और अप्रोप्रिएट इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बच्चा जितनी बार दिन में सोकर उठता है उतनी बार ऐसा ऐंठन होता है कि कभी कभी? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। जो ये एपिलेप्सी वाले फिट्स होते हैं, इसमें जब शुरू होती है प्रॉब्लम तो ओकेशनल होता है कि शुरू हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और फिर ये जब भी बच्चा सो के उठता है अधिकतर हमेशा ये ऐसा होने लगता है। अधिकतर तो फैमिली तभी कंसल्ट करती है, पर इशू ये है कि यदि जब भी ऐसे ऐंठन वाले एपिसोड्स होने लगे, खासतौर यदि बच्चा डेवलपमेंट पहले से डिलेड है और या डेवलपमेंट स्लो होने लगा इसके साथ, तो तुरंत कंसल्ट करें। तो जब आपके पास ऐसा बच्चा आता है तो उसका फिर इलाज कितनी देर चलता है और कितने % बच्चे एकदम ठीक हो जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास करीब 90 से 100 केसेस आते हैं साल में, और महीने में करीब 7 से 8 केस। सो इसमें हम हार्मोनल थेरेपी शुरू करते हैं। एक ओरल मेडिकेशंस भी होती है जिसे स्टेरॉइड्स बोलते हैं, और इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं जिसे ACTH इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये 2 वीक्स का कोर्स देते हैं हाई डोज, और उसके बाद ओवर नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स में स्लोली बंद कर देते हैं। सो नियरली 50% बच्चे से रिस्पॉन्स कर जाते हैं। और जो बच्चे जिनका रिस्पॉन्स वीक होता है उसमें अधिकतर कारण ये होता है कि उनमें ब्रेन काफी एक्सटेंसिवली पहले से डैमेज होता है, या वो ट्रीटमेंट बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, ये भी इसका मतलब हुआ कि एक तरह का मिर्गी या एपिलेप्सी है बच्चों? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम सोचते हैं मिर्गी तो बड़ों की बीमारी है, बच्चों में नहीं होती है, पर हम मिर्गी के प्रॉब्लम बहुत कॉमनली बच्चों में देखते हैं। नवजात शिशु 1 दिन के बच्चे से लेकर सारी उम्र के बच्चों में देखते हैं। पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नवजात शिशु में जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो बड़ों की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं। ये बहुत ही अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे चमकी आना, कोई भी झटका आना, और बच्चे का उस दौरान गुमसुम हो जाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के जमाने में यही है कि वीडियो रिकॉर्ड कर लें। इम्यूनाइजेशन विजिट्स बहुत कॉमनली हो रही होती है इन्फेंट्स में, तो उस समय वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों में मिर्गी और बड़ों में मिर्गी, इसमें बहुत अंतर है। एक तो आपने कहा एक तरह का ऐंठन आना, और क्या क्या लक्षण है बच्चों की मिर्गी में और बड़ों में, और क्या क्या सिम्टम्स और अंतर है दोनों? जी, सो बड़ों में जो हम आमतौर पर मिर्गी के दौरे बोलते हैं, जिसमें पूरी बॉडी में शिवरिंग जैसे एपिसोड्स होते हैं। पर जो छोटे बेबीज में जो एपिसोड्स देखते हैं, एक तो मैंने ये ऐंठन वाले एपिसोड्स बताए, इसके अलावा ये कुछ एपिसोड्स होते हैं जिसमें बच्चा अचानक से हंसने लगता है, जिसे जेलास्टिक सीजर बोलते हैं। अचानक से हंसी बिना कारण के, और ऐसे एपिसोड्स बार बार होना, ये भी असामान्य है। इसके अलावा कुछ बच्चे एकदम कुछ सेकंड्स के लिए एकदम गुमसुम हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कहीं खो गया है क्या। सो उस दौरान यदि आप बच्चे को हिलाते हैं, टच करते हैं और बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वो भी एक तरह का फिट्स हो सकता है। सो एक कंडीशन होती है जिसे हम चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें बच्चा जैसे एब्सेंट जैसे एपिसोड्स हो गए कि कुछ समय के लिए खो गया है। ये स्कूल्स में टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा अचानक से कहीं खो जाता है, वो ध्यान नहीं देता, आप इसको एक बार डॉक्टर को दिखाइए। फैमिलीज भी ये नोट करती हैं। सो दिस आर एब्सेंस एपिसोड्स। पर यदि वो बच्चा उस दौरान रिस्पॉन्स नहीं करता है, या उसके चेहरे पे या कोई ब्लिंकिंग जैसे एपिसोड्स होते हैं, तो वो कॉमनली सीजर्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका यह मतलब हुआ कि जब भी बच्चा किसी फेज के लिए, चाहे थोड़े समय के लिए, उसका रिस्पांस बंद हो जाए, वो कट जाए किसी तरह से, तो उसको हम एक तरह का सीजर या दौरा मान सकते हैं? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका बोलते हैं हम अवेयरनेस चला जाना। यदि बच्चे का अवेयरनेस कुछ सेकंड्स के लिए उस दौरान चला जाता है या बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, और उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट अटेंशन देना। डॉक्टर साहब, आपने सीजर की बात की या एक तरह के दौरे की बात की, तो बुखार में भी कई बार बच्चों को इस तरह के सीजर आ जाते हैं। उनका क्या कारण है और उनका इलाज कैसा होता है, वो भी हमें अंतर बताएं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जो बुखारी दौरे होते हैं, ये भी बच्चों में ही पाए जाते हैं, बड़ों में इस तरह के दौरे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये बुखारी दौरे आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि बुखार आया है, कई बार वो हाई टेम्परेचर होता है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि बुखार सिर पे चढ़ जाएगा और उसकी वजह से फिट्स हो जाएगा। तो आमतौर पर बुखार के ऐसे सिर पे चढ़ने की वजह से फीवर नहीं होता है। कई बच्चों में ये बड़ा कॉमन है कि बुखारी दौरे में उनको बुखार के साथ दौरे आने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। जस्ट उनके ब्रेन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इंक्रीज हो जाते हैं और बेबी में शिवरिंग सीजर जैसे एपिसोड्स होते हैं। सो हम ट्रायल सीजर, बुखारी सीजर तभी बोलते हैं जब बच्चे में कोई मानसिक बुखार नहीं है। मानसिक बुखार मतलब ब्रेन में कोई इन्फेक्शन नहीं है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन प्रायोरिटी तो ये होती है कि बच्चे को सिर में यदि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होगा तब भी फीवर के साथ सीजर आ सकता है।
तो हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से फिट्स आया है, जैसे वायरल एन्सेफेलाइटिस जो बहुत कॉमन है, और या जस्ट उसको बुखार की टेंडेंसी है। तो जो नॉर्मल बुखारी दौरे आते हैं उसमें जैसे ही दौरा बंद होता है बच्चा ठीक हो जाता है, बुखार सेटल होता है, बच्चा खेलने लगता है। पर जो मानसिक बुखार है जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है उसमें दौरा बंद होने के बाद भी बच्चा बेहोश हो जाता है। आमतौर पे तो कभी भी दौरा होता है यदि पहला तो इट इज इमरजेंसी कि आप उसे तुरंत नियर बाय डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। पर ये हमारा अप्रोच होता है कि ये दो चीजें आपस में डिफरेंशिएट करना। अब जो बुखारी दौरे होते हैं उसमें ये जो बुखार के साथ ब्रेन की ससेप्टेबिलिटी होती है, मीन्स उसकी स्वभाव ऐसा होता है कि ज्यादा फिट्स आने का, तो इसे फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। ये सामान्यतः हम दो कंडीशंस में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल फेब्राइल सीजर और एक होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। तो सिंपल फेब्राइल सीजर का ये मतलब होता है आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे उसमें बुखार के साथ फिट्स आने की टेंडेंसी है और जैसे बच्चा बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, इसे सिंपल फेब्राइल सीजर बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लक्षण होते हैं कि बच्चा डेवलपमेंटली पीछे है या उसमें थोड़े अलग तरह के बुखारी दौरे हैं, तो उसमें एडिशनल जांच या इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर साहब, इन दौरों के दौरान एक पेरेंट को, उनके आसपास जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह बच्चे की मदद करनी चाहिए और कौन से डॉक्टर के पास एकदम जाना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेप हम ये एडवाइस करते हैं कि बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, क्योंकि सीजर है वो आमतौर पर आप कुछ करें या ना करें 2 मिनट में अपने आप बंद हो जाना है। उस समय लोग जबरदस्ती, फैमिली क्या करते हैं, बच्चे को उसे पकड़ के यदि उसका जर्किंग कर रहा है बॉडी तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती माउथ यदि टाइट है तो उसे खोलने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि उसके मुंह में कुछ पानी पिला दें तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। इसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा करने से इंजरी हो जाती है, टंग में इंजरी हो सकती है। सो नॉर्मली फिट्स अपने आप 2 मिनट में बंद हो जाते हैं। इस दौरान क्या करना है, बिल्कुल घबराएं नहीं, बच्चे को साइड पोजीशन में लिटा दें, देखें कोई कपड़ा उसको गले में टाइट तो नहीं कर रहा है, जैसे कॉलर या कुछ, तो उसे लूज कर दें। उसके मुंह से कुछ लार वगैरह निकल रही है तो उसे पोंछ दें, और यदि 2 मिनट में बंद नहीं होता है तो आप उसे नियर बाय हॉस्पिटल ले जाएं। और जिन बच्चों को ये पहले से ये हो रहा होता है उनके फैमिलीज को तो हम एक मिडाजोलम नेजल स्प्रे होता है वो भी एडवाइस करते हैं कि आप अपने साथ रखें। और यदि बाय चांस फिट्स अपने आप बंद नहीं होते हैं, 2-3 मिनट में 4-5 मिनट से ज्यादा लास्ट करते हैं, तो बिफोर आप डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले उसका नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं। उसको प्रॉपर डोजिंग के हिसाब से यूज करना होता है। और इवन हम उन केसेस में ये भी बताते हैं कि आप स्कूल्स में जो बसेस चलती हैं उनमें ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग होना चाहिए कि यदि ऐसा हो केस तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो डॉक्टर साहब, इनका कारण क्या होता है, क्यों होते हैं? क्या कोई हेरिडिटरी कारण है या वातावरण से कुछ कारण है, क्या कारण? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि यदि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, या उसको जस्ट ऐसी टेंडेंसी है ज्यादा सीजर होने का। तो ब्रेन में प्रॉब्लम मीन्स किसी भी वजह से यदि ब्रेन को इंजरी पहुंचती है तो उसका वो इलेक्ट्रिक जो नेटवर्क्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसमें फिट्स आने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। अब ब्रेन को इंजरी कई कारण से हो सकती है। ट्रॉमा किसी भी वजह से, बर्थ के समय शुगर की कमी होना, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना, या कभी उसको मेनिंजाइटिस बुखार हुआ है, या कभी बेड से गिरने से उसको हेड इंजरी हो गया है। सो ये है यदि उसमें ब्रेन में इंजरी हो जाता है। इसी तरह से कई बार पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, न्यूरोसिस्टिक जो पहले तो काफी कॉमन था, अब सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। तो इसकी वजह से ये ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज आ गया है जिसकी वजह से फिट्स बार बार होते हैं। और दूसरी कॉमन कंडीशंस होती है कि नेचुरली ऐसा स्वभाव है बेबी का, इट इज सम सॉर्ट ऑफ हेरिडिटरी, पर ये जरूरी नहीं है कि परिवार में किसी को हो, क्योंकि अदरवाइज उसमें बहुत ज्यादा लोग ब्लेम करने लगते हैं कि ये मदर साइड है, फादर साइड प्रॉब्लम है इसलिए बेबी को हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बेबी जो बॉर्न होता है कई बार उनमें नॉर्मली ऐसा स्वाभाविक होता है कि उसमें फिट्स आने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, और कई बच्चे जब ये बड़े होते हैं तो उसमें चला जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि फैमिलीज में होता है और बेबीज में भी ऐसा टेंडेंसी होता है, और वो भी ठीक है, क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स ठीक हैं, उनको फिट्स कंट्रोल्ड है, ऐसे बच्चे को भी कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जनरली हम फिट्स की बात करें, आप कह रहे हैं कि बच्चे को दौरे आए, अगर इनका इलाज ना करवाया जाए, लोग कहते हैं कि अपने आप बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो क्या क्या हो सकता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा, क्योंकि लोगों में डॉक्टर के पास जाना, फिर मेडिसिन रेगुलर लेना, इसमें बहुत सारे हेजिटेशंस हैं। 2 तरह की एपिलेप्सी होती है। एक तो जो जिसमें बहुत कम दौरे होते हैं बीच बीच में, और वो थोड़े उम्र बड़े होने के साथ कंट्रोल हो जाती है। पर इसमें ये प्रॉब्लम ये होता है कि इंजरी होने का खतरा रहता है। यदि बच्चा स्कूल में है, डे टाइम में उसे सीजर हो गया, और घर पर है उस समय उसके आसपास कोई एडल्ट नहीं है, उस समय सीजर हो गया, तो एपिलेप्सी के बच्चों में इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। मेडिसिन देना उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैटेगरी ऑफ सीजर होता है जिसमें सीजर्स की संख्या ज्यादा होती है, और यदि आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं देंगे तो कंट्रोल नहीं होगा।
तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मेडिसिन दी जाए ताकि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, उसकी स्कोलिस्टिक परफॉर्मेंस बेटर हो। नाउ साइंस इतना तेजी से एडवांस हो गया है कि हम ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कई केसों में जो ड्रग्स रिस्पॉन्स नहीं करती हैं उसमें क्या कोई पर्टिकुलर ड्रग्स यूज की जा सकती है बाय डूइंग जेनेटिक टेस्ट। पीजीआई में हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भी अब जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो ये देखने के लिए कि क्या कोई पर्टिकुलर ड्रग्स यूज की जा सकती है कुछ लिमिटेड कंडीशंस के लिए जिसमें ऐसा है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था ब्रेन इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस का बाद में। ये मेनिंजाइटिस क्या होता है और ब्रेन इन्फेक्शन क्या होता है? जी, ब्रेन के बाहरी सतह पर एक झिल्लियां होती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। यदि किसी वजह से बैक्टीरिया या कीटाणु उस पर पहुंच जाते हैं इम्यूनिटी ब्रेक होने की वजह से तो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसे मेनिंजाइटिस बुखार बोलते हैं। और यदि ये ब्रेन के अंदर सूजन करते हैं तो उसे एंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, मीन्स ब्रेन में सूजन आना। ये मेनिंजाइटिस बुखार या एंसेफ्लाइटिस बुखार, इसमें फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और सीजर्स आना ये काफी कॉमन लक्षण है, पर ये इमरजेंसी है। इसमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना और अप्रोप्रिएट इलाज कराना इट इज मस्ट। तो डॉक्टर साहब, क्या मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस की वजह से इन्फेंटाइल स्पैज्म्स भी हो सकते हैं? दोनों में ये कनेक्शन है कि यदि मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस बुखार बहुत कम एज में हो गया है, मीन्स 1 महीने की उम्र में, 2 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में या 1 साल तक की उम्र में, तो उसको अप टू 2 ईयर बिकॉज स्पाजम्स जो खास तरह के दौरे हैं उनमें हम कॉमनली देखते हैं कि इन बच्चों में आगे जाके इस तरह के फिट्स होते हैं। तो इसका मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कारण डॉक्टर ही बता सकते। मेनिंजाइटिस एंसेफ्लाइटिस होने के बाद या कोई भी ट्रॉमा होने के बाद एक उसी समय सीजर्स होते हैं जिसे हम सिम्प्टोमेटिक सीजर्स बोलते हैं कि इस कारण की वजह से अभी सीजर्स हो रहे हैं। तो उसको जब कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद ब्रेन की क्या होता है, वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें कुछ गैप के बाद मीन्स 2 महीने 3 महीने के बाद फिट्स आने लगते हैं, उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। उसमें स्पाजम्स वगैरह होते हैं, एक्यूट पीरियड में नहीं हो। तो डॉक्टर साहब, अगर एक बच्चा दवाई ले समय से आपके पास आ जाए तो तकरीबन कितने प्रतिशत बच्चे वक्त के साथ कितने समय में एकदम सही हो जाते हैं, दवाई छूट जाती है? जी, 70% केसेस। तो फिर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% बच्चे अगर एकदम ठीक हो सकते हैं तो सही समय पे डॉक्टर के पास आना, और वो भी एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना, बहुत ही उनके लिए मैं कह सकता हूँ लाइफ गिविंग है कि समय से उन्होंने शुरू किया और वो एक सही और स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो 30% बच्चे जिनमें मेडिसिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं करती है, उसमें भी एडवांस ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं, एपिलेप्सी सर्जरी, कीटोजेनिक डाइट, इसके अलावा न्यूरो मॉड्यूलेशन, ये सब भी फैसिलिटीज हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। ये भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में बेहतर करती है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने कहा कि हमारे पीजीआई में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आसपास जो यहाँ से दूर है वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और उन लोगों को जहां ये फैसिलिटीज नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा मैंने बताया, ये 70% केस में तो सिंपल सही मेडिसिन का यूज करना और अप्रोप्रिएट मेडिसिन देना, डायग्नोसिस करना इज सफिशिएंट है। हमारी जो कंट्री में मेजर प्रॉब्लम्स है कि डायग्नोसिस बहुत डिलेड है, ट्रीटमेंट गैप है, लोगों के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी हैं तो उन्हें सही यूज पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन किस कंडीशन में देना है। और फिर फैमिली का कंप्लायंस, फैमिलीज को लगता है ये मेडिसिन देना इसको शायद आदत डाल देगा, इसलिए नहीं देना चाहिए। ये बैरियर्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 70% में तो इसी से भी कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पीजीआई से हैं और पीजीआई एक अनुसंधान केंद्र है, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आने वाले समय में किस तरह के इलाज खास तौर पर सीजर्स के लिए और वो भी बच्चों के लिए हैं और आने वाले समय में होने जा रहे हैं? ये 3 लाइन ऑफ इंटरवेंशन है जिसमें अधिकतर विकास हो रहे हैं। एपिलेप्सी सर्जरी मीन्स कई बच्चों में ब्रेन का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, उसकी वजह से फिट्स जो आ रहे होते हैं वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहे होते हैं। तो उसको यदि आइडेंटिफाई करके, जो हमारे पास 24 आवर वीडियो, ईजी और अदर रिसोर्सेस हैं, उससे आइडेंटिफाई करके उसको सक्सेसफुली एपिलेप्सी सर्जरी वो कम्प्लीटली क्योर भी हो सकता है। इसी तरह से न्यूरो मॉड्यूलेशन और कीटोजेनिक डाइट थेरेपीज हैं, तो इनमें भी काफी वर्क हो रहा है कि इसमें जो केसेस प्रॉपर्ली सिलेक्ट किए जा सकते हैं और इसमें ये उपयोग मिलाया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कीटोजेनिक डाइट थेरेपी, इसके बारे में हमें बताइए कि ये क्या है? कई बच्चों में मेडिसिन भी काम नहीं करती हैं, कई बच्चों में उसके बाद सर्जरी के ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसा देखा गया है, जनरल भी बहुत पहले ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि उपवास के दौरान फिट्स की टेंडेंसी कम हो जाती थी एडल्ट्स में। उपवास में क्या होता है कि बॉडी का फैट ज्यादा मेटाबोलाइज होता है और बॉडी में कीटोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को साइंटिस्ट ने एक डाइट फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, कीटोजेनिक डाइट। यदि हम कंप्लीटली कीटोजेनिक डाइट फॉर्म में शिफ्ट हो जाएं जिससे बॉडी में कीटोन के लेवल्स थेरेप्यूटिक काम करें, तो उसको हम कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। इसमें बच्चे का डाइट कंप्लीटली इस तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है
और उससे सीजर कंट्रोल बेटर हो जाता है। ये भी एक बहुत उपयोगी तरीका है फॉर सीजर कंट्रोल के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ इलाज, क्या इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है? यस, दैट इज सबसे आई थिंक महत्वपूर्ण यही है कि इसको एपिलेप्सी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म के समय ऑक्सीजन में कमी होना, सो इसका मीन है हमें बहुत प्रॉपर्ली प्लेस पर डिलीवरी करानी चाहिए। एंटीनेटल विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेबी जब बॉर्न होता है उसमें शुगर की कमी हो जाना, प्रॉपर डिलीवरी होती है, सब कुछ होता है, बेबीज डे 2-3 पे घर जाते हैं, फीडिंग प्रॉपर्ली नहीं ले पाते और उनको शुगर कम हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन में इंसल्ट हो जाता है। ये बहुत कॉमनली देखते हैं हम। जो मेनिंजाइटिस बुखार होते हैं उसके लिए टीके अवेलेबल हैं। अभी जो डेंगू फैला हुआ है, कई बार डेंगू का भी एटिपिकल केसेस हो जाते हैं, एंसेफेलाइटिस केसेस हो जाते हैं। सो ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, हाइजीन मेंटेन करना और ट्रॉमा से प्रिवेंट करना, सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ तो जगह जगह से तरह तरह के पेशेंट्स आते होंगे और कुछ खास पेशेंट्स को देख के आपको लगा कि हाँ, ये कारण ऐसा है जो कि इस क्षेत्र में खास तौर पर ज्यादातर पाया गया है, वो क्या है? ये जो बच्चों में शुगर की कमी हो जाना, नवजात शिशु में 2 से 3 दिन के बच्चों में, ये बहुत कॉमन है। ये डेवलपिंग कंट्रीज और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीडिंग प्रॉपर हो, काउंसलिंग की जाए बेबीज के बर्थ के समय, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है कि कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। कई बार पहला बेबी है और वो मदर भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, सो वो ये जरूर महत्वपूर्ण है कि नवजात शिशु में शुगर कम नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि जो हम दूसरे तरह के केस देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाना न्यूबॉर्न पीरियड में, डिलीवरी के समय, सो प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स करें, कहाँ पर डिलीवरी करना है वो पहले से प्लान करके रखें। और तीसरा, ये जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इन्फेक्शन है, ये भी काफी कॉमन था पहले, पर अब इसकी मात्रा हाइजीन इंप्रूवमेंट होने की वजह से कम हो गई है, जिसमें ब्रेन में एक तरह का पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जाता है जो कि डेड वर्म है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर इन्फेंटाइल स्पैज्म से बचने के लिए और बच्चों में मिर्गी यानी एपिलेप्सी से बचने के लिए? सो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है वो सारी एज में होता है। ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। पर अप्रोप्रिएटली यदि इसे प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जाए और प्रॉपर्ली इलाज कर लिया जाए तो काफी कंडीशंस में कंप्लीटली क्योरेबल है। सो अब हेजिटेट न करें, प्रॉपर वीडियो बनाएं कभी भी इस तरह की कंडीशंस में डाउट होता है, और नियर बाय पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। श्रोताओं, इसी के साथ ही संजीव दोसांझ को यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी की ओर से डॉक्टर जितेंद्र साहू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और उन्होंने हमारे श्रोताओं को मिर्गी और इन्फेंटाइल स्पैज्म्स के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन यहीं समाप्त होता है। संजीव दोसांझ को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी प्रेम सिंह। एफएम लाइफलाइन।